Good evening everyone. I hope you are doing well. My name is Deepak. In this video I am going to discuss about sentences. In my previous video I was discussing about sentences and I have already discussed one sentence, that is simple sentence. In this video I am going to discuss two more sentences. The second one is compound sentence and third one is complex sentence. So I will start this video from compound sentence. So you look at this example क्या है, सरल went to his home and we stayed here. सरल घर गया और वहाँ ही स्टेड मतलब वो वहीं पे रुक गया. ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है. अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है. सो कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें जो कंजंक्शन होती हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था फैन बॉयज. जब कोई सेंटेंस फैन बॉयज का यूज करके लिखा जाएगा तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे. यहाँ पे फैन किसको रेफर कर रहा है, फॉर को. ए किसको रेफर कर रहा है, एंड को. एन रेफर कर रहा है नॉट को. और बी रेफर कर रहा है बट को. ओ रेफर कर रहा है और को. वाई जो क्लॉज इस कंजंक्शन के साथ लिखी जाएगी उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ठीक है, और इस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं, आप ये सेंटेंस पढ़ो. सरल वेंट टू हिज होम, वी स्टेड हियर. देखो जो ये पहली क्लॉज है इसको बोलते हैं मेन क्लॉज. पहली बात तो इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं और कह सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है, आप देखो जो मेन क्लॉज है और जो सब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है. क्यों, सरल वेंट टू हिज होम ये अलग सेंटेंस है, वी स्टेड हियर ये अलग है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो इस सेंटेंस में क्या है, मेन क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए ये जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ओके, आगे चलते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगला है. ठीक है, अगर आप कोई सेंटेंस लिखें और आप उसमें उस सेंटेंस में अगर आपने फैन बॉयज को छोड़कर उसके अलावा कोई कंजंक्शन यूज किया है, यहाँ पे देखो मैंने व्हेन को एज अ कंजंक्शन यूज किया है, तो अगर आप फैन बॉयज के अलावा कोई कंजंक्शन यूज करेंगे तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, पहली बात. और उसके बाद उस कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज लिखी होगी उस क्लॉज को कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है डिपेंडेंट क्लॉज. और जैसा कि मैंने पिछली वाले सेंटेंस में बताया था, ये एज यूजुअल मेन क्लॉज है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं. तो देखो सेंटेंस को पढ़ो, सरल वेंट टू हिज होम, सरल अपने घर गया. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, व्हेन द पार्टी वाज ओवर. कंडीशन ये है कि जैसे ही पार्टी ओवर होगी. व्हेन क्या है, ये टाइम का कंजंक्शन है. जैसे ही पार्टी ओवर होगी, हो गई थी, सरल अपने घर चला गया था, तो पहले पार्टी ओवर हुई थी. इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मेन क्लॉज है ये इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, अब देखो आप इस जो ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो. आप क्या करो कि पहले आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिख दो, उसके बाद लिख दो मेन क्लॉज. बट जब आप ऐसा करोगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पहले लिखी होती हो और मेन क्लॉज बाद में लिखी होती है
तो आपको बीच में एक कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो पहली चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन देख लो पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द वर्ड। यहाँ पे देखो वर्ड आया। पार्ट ऑफ स्पीच कुछ नहीं होता है, एक वर्ड होता है। ठीक है, और इस वर्ड, ये वर्ड जो सेंटेंस में फंक्शन करता है, जो भी फंक्शन करता है उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखो इंग्लिश में मान लो आपको कुछ बताना है, मान लो मैं कुछ किसी दूसरे को कुछ बताना चाहता हूँ, तो देखो अगर मैं बोल रहा हूँ तो स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि आप बिना कुछ शब्द कहे भी बहुत कुछ बता सकते हो बाय यूजिंग योर सेंसेस। सेंस का यूज करके आप बिना एक भी वर्ड यूज किए भी समझा सकते हो जो भी आप बताना चाह रहे हो दूसरे को। बट अगर हम बात करें रिटन इंग्लिश की, रिटन इंग्लिश में आपको वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। बिना वर्ड्स के यूज के आप अपनी थॉट्स को या जो भी बताना चाह रहे हो दूसरे को नहीं बता पाओगे। तो देखो जो वर्ड्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर से मिलकर बनते हैं। लेटर, जब ढेर सारे लेटर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे सी एक लेटर है, एक अलग लेटर है, टी एक अलग लेटर है। सी, ए और टी का अपना खुद का कुछ मीनिंग नहीं है, बट अगर मैं तीनों को एक साथ लिख के एक वर्ड बना दूँ कैट, तो देखो इसका एक मतलब है, ये वर्ड है और इसका एक मतलब है। समझ गए, इसको वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कैट है ये किसी सेंटेंस में नाउन की तरीके काम करेगा, या किसी सेंटेंस में प्रोनाउन भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, ये प्रीपोजिशन हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है। ये जिस तरीके से काम करेगा उसी हिसाब से इसका हम नाम दे देंगे। इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ही हैजंट सक्सीडेड येट, येट ही इज़ नॉट डिस्करेज्ड। यहाँ पे देखो हमने येट को 2 बार यूज किया है, यहाँ पे एक बार यूज किया है, एक बार यहाँ यूज किया है। तो देखो जो ये वाला येट है ये एडवर्ब की तरीके काम कर रहा है इस सेंटेंस में। ही सक्सीडेड, ही हैजंट सक्सीडेड येट, ये जो येट है ये रेफर कर रहा है किसको, इस वर्ब को। इस वर्ब के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, इसलिए ये एडवर्ब के तरीके काम कर रहा है। और जो ये येट है, ये येट क्या कर रहा है, ये इस वाले क्लॉज, जो पहला क्लॉज है और ये जो दूसरा क्लॉज है ही इज़ नॉट डिस्करेज्ड, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, कंजंक्शन है। तो आप देख पा रहे हो एक सेंटेंस में सेम वर्ड 2 अलग तरीके से काम कर रहा है। तो यही मैं कह रहा था कि फंक्शन के आधार पर नाम दिया जाता है। तो येट एडवर्ब भी है और येट क्या है, कंजंक्शन भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रूल रट लोगे कि येट हमेशा एडवर्ब होता है तो आपसे गलती हो जाएगी। कहीं आप पढ़ रहे होगे आपको लगेगा येट हमेशा एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हो उस सेंटेंस में इस येट क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। अगर आपने फंक्शन समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि वो क्या काम कर रहा है, वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है या कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसी फंक्शन के आधार पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। एक नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सारे नाम हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब अगला क्या है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नाउन। अब देखो नाउन क्या होता है, नाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है या एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ही रिसीव द लेटर, सॉरी ही नहीं, राम। तो यहाँ पे राम क्या है, ये है नाउन। रिसीव वर्ब है, पता ही आपको। द लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इस रिसीव वर्ब का, और ये नाउन भी है। ठीक है, तो देखो ये जो राम है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये भी नाउन है, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये जो लेटर है ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, बट ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, और अब बात करें कॉम्प्लीमेंट की तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, राम इज अ टीचर। देखो राम क्या है, नाउन है, इज क्या है, मेन वर्ब है, ये टीचर क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडजेक्टिव।
कैसे? क्योंकि यहाँ पे इज क्या है? मेन वर्ब। तो ये जो राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि राम क्या है? एक टीचर है। तो ये एडवर्ब एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये है कॉम्प्लीमेंट। आप कैसे पहचानोगे कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? अगर किसी सेंटेंस में बी फैमिली की वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वर, वॉज, और अगर किसी सेंटेंस में बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के बैठी हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब ना हो कोई, इज, एम, आर, वाज, वेयर ही खुद मेन वर्ब हो, तो उसके बाद जो नाउन लिखा होगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। ठीक है? अब देखो, अगर कोई वर्ड है, मान लो अगर कोई वर्ड है और उसके पास ये सारे नंबर्स के, जेंडर के, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसके पास, तो उसको आप नाउन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे चाइल्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बच्चे को, लेकिन एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नंबर है, तो अब इसको नाउन कह सकते हो चाइल्ड को। यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ चिल्ड्रन कई सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नहीं, कई, एक से ज़्यादा, ढेर सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है? अब बात करें जेंडर की, तो जेंडर जो मेन के लिए यूज होता है वो होता है मैस्कुलिन, और जो फीमेल के लिए यूज होता है वो होता है फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जांपल राम क्या है? एक मेल है, तो मैस्कुलिन जेंडर है ये। और सीता, ठीक है, ये क्या है? फीमेल है, तो फेमिनाइन जेंडर। आगे चलते हैं केसेस की। देखो यहाँ पे, सॉरी, ये कमल है, तो देखो यहाँ पे लिखा कमल क्या है? किसी आदमी का नाम है, तो ये किसी आदमी का नाम है, तो आपने नाउन के डेफिनेशन में पढ़ी होगी, तो उसको नाउन तो कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कमल्स, यहाँ पे कमल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कमल को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कमल के पास क्या चीज़ है वो इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, कमल्स कार, तो यहाँ पे कमल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कमल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कमल की कार की बात हो रही है। इसको पॉजेसिव नाउन बोलते हैं। ठीक है? अब बात करें पर्सन की, जैसे आप गोज वर्ब का यूज करते हो, तो गोज वर्ब क्या इंडिकेट करती है? गोज वर्ब दो चीज़ें इंडिकेट करती है। गोज वर्ब से पता चलता है कि जो आपका नाउन है वो थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन है। ठीक है? और सिंगुलर इन नंबर है। ठीक है? उसका नंबर क्या है? सिंगुलर, इकलौता पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब आगे देखो एडजेक्टिव, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड है, उसके आगे लिखा हुआ है कोई एडजेक्टिव, जैसे लिखा हुआ है गुड मैन, लिखा हुआ है मान लो गुड मैन, तो मैन क्या है? एक नाम है, उसके आगे गुड लिखा हुआ है, तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। अगर किसी वर्ड के आगे एडजेक्टिव लिखा हो तो वो उसको रेफर कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड है वो क्या है? नाउन है। इसका मतलब एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को। और डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं किसको? नाउन को। और प्रोनाउन रिप्रेजेंट करते हैं नाउन को। जैसे आप राम लिखा, राम इज़ अ गुड बॉय, फिर आप लिखते हो ही ऑलवेज टॉप्स इन हिज क्लास, तो देखो आपने ही यूज किया, ही किसको रेफर कर रहा है? नाम को रेफर कर रहा है। सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।